जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे। और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो दोस्तों, हिस्ट्री की आज ये हमारी 4th क्लासेस है। तो आई होप कि आप लोगों ने 3 क्लासेस पहले वाली पढ़ ली होगी, क्योंकि तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी। तो दोस्तों, हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट क्लास में, कि कैसे इल्तुतमिश ने यह घोषणा की थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी होगा वो होगी उसकी बेटी रजिया सुल्तान। क्योंकि उसके 4 बेटों के मुकाबले में उसकी जो बेटी थी वो काफ़ी होशियार थी और काफ़ी बहादुर थी। परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात जब इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो गई थी, तो उसका बड़ा बेटा रुकुनुद्दीन फिरोज शाह ज़बरदस्ती राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन इसी कारण से रजिया सुल्तान ने इसका विद्रोह किया और इसके विद्रोह में दिल्ली के लोगों ने रजिया सुल्तान का साथ दिया, क्योंकि दिल्ली के लोग जानते थे कि इल्तुतमिश अपनी मृत्यु से पहले यह घोषणा करके गया था कि उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो उसकी बेटी होगी, और इसीलिए उन लोगों ने रजिया का साथ दिया। बाद में रजिया ने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी और फिर वो राजगद्दी पे बैठ गई। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान ने वहाँ पे राज किया। दोस्तों, जब रजिया सुल्तान वहाँ की सुल्तान बनी थी, उस समय वहाँ पे महिलाएं पर्दे में रहा करती थी। लेकिन जो रजिया थी वो टोपी पहनकर और कोट पहनकर मर्दों की तरह रहती थी, इसीलिए वो रजिया बेगम नहीं कहलाई, वो रजिया सुल्तान कहलाई। और उसने वो बिल्कुल औरतों की तरह रहती ही नहीं थी, वो बिल्कुल मर्दों की तरह रहती थी, इसलिए वो रजिया सुल्तान कहलाती है। लेकिन इसके बाद रजिया का दूसरा भाई बहराम शाह वो भी नहीं चाहता था कि रजिया जो है वो सुल्तान बनी रहे, और इसलिए वो रजिया का विद्रोह करता था। और इसी कारण उसने दल चालीसा पे अपना कंट्रोल पा लिया था, और जो दल चालीसा थी वो बहराम शाह के कंट्रोल में थी। रजिया ने अपने शासनकाल में 2 जनों को इख्तियार घोषित किया था। एक था ऐतगीन को दिया था बदायूं, और दूसरा था अल्तुनिया को दिया था भटिंडा और पंजाब। इन दोनों को इख्तियार बनाया था। उसी समय रजिया को एक लड़के से प्यार था जिसका नाम था याकूत खान, और याकूत खान अश्वशाला में काम किया करता था। घोड़े की देखभाली या फिर घोड़े को नहलाना, वो सारा काम याकूत खान का था। याकूत खान पहले इल्तुतमिश के घोड़े की भी रखवाली करता था, और जो भी घोड़े की रखवाली, धुलाना, नहलाना सब कुछ याकूत खान ही करता था। उसके बाद रजिया सुल्तान के घोड़े की देखभाल भी याकूत खान ही करता था, और इसी वजह से उन दोनों में प्यार हुआ। 1240 में अल्तुनिया ने पंजाब और भटिंडा का अपने आप को राजा बना लिया। यह घोषित कर दिया कि यहाँ का राजा सिर्फ मैं हूँ। इसी वजह से रजिया और याकूत खान दोनों के दोनों अल्तुनिया का विद्रोह करने के लिए पहुँचे, परंतु अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या कर दी और रजिया को अरेस्ट कर लिया। रजिया का दिल्ली में ना होना, इस बात का फ़ायदा उठाया बहराम शाह ने। 1240 में बहराम शाह ने ज़बरदस्ती जाकर वो सिंहासन पे बैठ गया, और इधर अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को किडनैप कर रखा था, और उसके सामने 2 शर्त रखी कि देखो रजिया, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या फिर तुम मुझे दिल्ली का सुल्तान बना दो। इसी कारण रजिया ने विचार किया कि दिल्ली का सुल्तान बनाऊं या इससे विवाह करूं, परंतु उसने सोचा कि मैं जिससे प्यार करती थी याकूत खान को, तो उस अल्तुनिया ने पहले ही उसे मार दिया है, और अगर मैं इससे विवाह नहीं करूंगी तो ये तो फिर भी मेरी डेथ करके मेरे को मार देगा और ये ज़बरदस्ती सुल्तान बन जाएगा। तो इसीलिए वो बेचारी ना खुश होते हुए भी उसने अल्तुनिया से विवाह करने के लिए राजी हो गई।
और फिर रजिया और अल्तुनिया ने दोनों शादी कर लिए। लेकिन जब वो वापस दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तब इसकी खबर बहराम शाह को मिली और बहराम शाह ने सोचा कि अगर रजिया वापस आ गई तो वापस वो मेरे को फिर से गद्दी से हटा देगी और यहाँ के लोग तो पहले से ही रजिया के साथ है तो मुझे यहाँ से हटना ही पड़ेगा। इसीलिए उसने चाल चली। उसने चाल यह चला कि उसने दल चालीसा लोगों को, जो दल चालीसा के 40 लोग थे, उन सभी को भेजा और ये हुक्म दिया कि तुम रजिया सुल्तान को मार दो। तो दल चालीसा के लोगों ने रजिया को केथल नाम की एक जगह है, वहाँ पे उन दोनों को मार दिया, रजिया और अल्तुनिया को। और इसी वजह से आज रजिया का जो मकबरा है वो केथल में ही है। फिर उसके बाद रजिया की डेथ के बाद 1240 में बहराम शाह ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया और वो वहाँ पर 2 साल तक शासन किया, 1240 से लेकर 1242 तक। परंतु एक दिन बहराम शाह के दिमाग में बात आई कि जिस तरीके से दल चालीसा के लोगों ने रजिया को मारा है कि कल को ऐसा कोई मेरे साथ भी कर सकता है। इसीलिए उसने एक नया पोस्ट जारी किया और उस पोस्ट का नाम था नायाब ए मुमलकात। उस पोस्ट को जो दिया गया था वो था एतगीन को दिया गया था। के बाद 1241 में दिल्ली सल्तनत पे वापस मंगोलियों का आक्रमण हुआ। इससे पहले भी मंगोलियों ने एक बार भारत में आक्रमण किया था, लेकिन उस समय चंगेज़ खान ने सिर्फ एक व्यक्ति जो उसके जो गुनहगार था उसी को मारा था और वहाँ के किसी भी लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं दी थी। लेकिन इस बार दूसरी बार यहाँ पे भारत में आक्रमण हुआ था, जो कि हुआ था 1241 में, और ये दिल्ली सल्तनत में मंगोलियों का भारत पर दूसरा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे पहला आक्रमण था। फिर उसके बाद रुकुद्दीन के बेटे ने मसूद शाह, इसने बहराम शाह की हत्या कर दी। जो कि मसूद शाह है वो बहराम शाह का भतीजा लगता था। उसने हत्या करके 1242 से लेकर 1246 तक दिल्ली पर राज किया। लेकिन इस बीच में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके बारे में पेपर में कोई क्वेश्चन आए या फिर जिसके बारे में कोई चर्चा की जाए। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद नाम का एक व्यक्ति था जिसने मसूद खान की हत्या करवा दी और वहाँ का राजा बन गया दिल्ली सल्तनत का, और उसने राज किया 1246 से लेकर 1265 तक। लेकिन नसीरुद्दीन शाह एक सिर्फ नाम का राजा था, क्योंकि उसका वजीर था जिसका नाम था बलबन। वही सारा का सारा जो भी काम वाम होता था सब वही देखता था। नसीरुद्दीन शाह ऐसा कोई काम नहीं करता था। जो भी राजा का काम होता है वो सब कुछ वजीर यानी कि मतलब बलबन करता था, और इसी वजह से बलबन को उलूग खां की भी उपाधि मिली थी। 1265 में जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो बलबन ने क्या किया कि जो भी नसीरुद्दीन की जो भी उत्तराधिकारी होने चाहिए उन सब की हत्या कर दी। वो खुद दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बन गया। बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन और इसने 1265 से लेकर 1287 तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया। बलबन था वो अफ़गानिस्तान के खलीफाओं को कुछ नहीं मानता था और वो कहता था कि पैगंबर के बाद अल्लाह का दूसरा रूप मैं हूँ। मतलब वो अपने आप को एक तरह से भगवान मानता था और इसीलिए उसने जिल ए इलाही भी अपने आप को बोला कि मैं भगवान का दूसरा रूप हूँ या फिर मैं शैडो ऑफ गॉड हूँ। और उसके बाद उसने दल चालीसा को भी ख़त्म करवा दिया। इसके बाद बलबन ने एक नई नीति लाया। वो इस नीति का जो नाम था वो था लौह एवं रक्त की नीति। इस नीति के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर बलबन का विद्रोह करता है या फिर उसके खिलाफ जाता है तो एक बार तो समझाया जाएगा, नहीं तो दूसरी बार में उसकी गर्दन तलवार से काट दी जाएगी। इसके बाद बलबन ने एक और नई नीति लाया और इस नीति का नाम था सजदा एवं पाबोस। सजदा का मतलब था कि जब भी अगर राजा लोगों के सामने आएंगे तो लोगों को अपने घुटनों के बल बैठ जाना होगा, और पाबोस का अर्थ था कि अपने लेट के और सुल्तान के पैरों को चूमना, यही पाबोस कहलाता था। इसके बाद बलबन ने
फ़ारसी त्यौहार बनाना शुरू किया और इसका जो ये त्यौहार था इसका नाम था नवरोज़ और यह 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसका अर्थ था कि जो 21 मार्च है वो फ़ारसी त्यौहार के अनुसार नया साल हुआ करता था और ये अभी भी होता है। इसके बाद 1287 में मंगोलों का फिर से आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में जो बलबन का बेटा था वो था शहजादा मोहम्मद। वो लड़ने के लिए गया लेकिन मंगोलों के द्वारा शहजादा मोहम्मद की हत्या हो गई और इसी कारण जब बलबन को यह पता चला कि उसके बेटे की हत्या हो गई है तो उसी वियोग में वो भी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया और उसकी भी मृत्यु हो गई। आज दिल्ली में महरौली नाम की जो जगह है वहाँ पे बलबन और उसके बेटे दोनों की कब्र है। बलबन की मृत्यु के पश्चात जो बलबन का पोता था कैकूबाद वो दिल्ली का नया सुल्तान बना और वो सुल्तान बना 1287 से लेकर 1290 तक। लेकिन कैकूबाद एक कमज़ोर शासक था, इसीलिए वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, अच्छा शासन नहीं किया। इसीलिए मलिक फिजोर नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया कि उसने कैकूबाद की हत्या कर दी और उसने कैमूर्स नाम का एक व्यक्ति था उसको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। लेकिन मलिक फ़िरोज़ ने क्या किया कि उसने 1290 में ही कैमूर्स की भी हत्या कर दी और वो दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बन गया। इसी के साथ मलिक फ़िरोज़ ने गुलाम वंश को ख़त्म कर दिया और अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम खिलजी वंश। तो आज की क्लास इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय।